नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम अप्रैल माह छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी कब से कब तक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लाभ हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 जारी की गई है। इसकी कार्यावधि 5 वर्ष की होगी। यह अवधि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य को लॉजिस्टिक सेवा के क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है। साथ ही लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत प्रक्रिया का उपयोग, रोजगार के नए अवसरों का सृजन तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन करना है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करना व इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा भी दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, NIT रायपुर में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसका निर्माण भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर की मदद करना है। संस्थान को इसके लिए भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 7.95 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। इंक्यूबेशन सेंटर के लिए एक टीम का गठन भी किया जाएगा, जिसमें क्वालिफाइड CEO, क्वालिफाइड इंक्यूबेशन मैनेजर और अन्य सदस्य होंगे। यह टीम इंक्यूबेशन सेंटर के संचालन में अपनी भूमिका निभाएगी। इसका निर्माण NIT रायपुर के मौजूदा गोल्डन टावर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायत को लगातार तीसरे साल विभिन्न श्रेणी के 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के विजेताओं की सूची जारी की गई है। इसमें राज्य के 8 पंचायतों, 2 जनपद पंचायतों और 1 जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है। इसके तहत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक जिला पंचायत, कोंडागांव जिला पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं 2 जनपद पंचायतों, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सरगुजा, बालोद, कबीरधाम और रायपुर जिले के 8 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के दूरस्थ वनांचल गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवागांव को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आरंग विकासखंड के बैहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 11। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को कुल 11 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राज्य ने 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ की अलग अलग 11 ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों व जिला पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, बांस कला केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जगदलपुर में संचालित किया जा रहा है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति के कलात्मक वस्तुएं तैयार कर उन्हें प्रदेश में व बाहर विक्रय व प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान हेतु कौन सा बेरोजगारी भत्ता नियम बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। इसके तहत राज्य के किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू है। काम की मांग करने वाले आवेदन को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वन अधिकार पट्टाधारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सीमा के पास टेरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर निम्न में से किनके द्वारा हमला किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी द्वारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सीमा के पास टेरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक टुकड़ी द्वारा हमला किया गया था। इसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए और कुछ घायल भी हुए हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित है। यह क्षेत्र कुछ दशकों से वामपंथी अतिवाद गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, माढ़मसिल्ली बांध का नया नामकरण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। माढ़मसिल्ली बांध का नया नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। माढ़मसिल्ली जलाशय, जिसे मुरुमसिल्ली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, यह धमतरी जिले में सिलियारी नदी पर बनाया गया है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। यह एशिया का पहला साइफन बांध है। इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। आपको बता दें कि सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्रों में चलाए गए थे। यह जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था और इसी आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त 1930 को धमतरी जिले के रुद्री नवा गांव में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा जून 1930 में भी धमतरी जिला के गट्टा सिल्ली में छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायणराव मेधावाले के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन कर मां महामाया के नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दरिमा हवाई अड्डा अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दरिमा हवाई अड्डा अंबिकापुर का नाम परिवर्तन कर मां महामाया के नाम पर किया गया है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित दरिमा एयरपोर्ट का नाम अब मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बिलासपुर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होने के बाद अब अंबिकापुर में भी हवाई सेवा नेटवर्क से जोड़ना है। इनमें से किसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाल्को। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को 2021 के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह समारोह CNBC TV 18 की ओर से आयोजित समारोह में देश भर के ऐसे प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया गया है जो कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के बीच देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ राष्ट्र के निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में निरंतर उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। बाल्को को यह सम्मान
उत्कृष्ट प्रचालन, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, नवाचार तथा बाल्को के प्रति ग्राहकों के विश्वास एवं संतुष्टि के लिए दिया गया है। बाल्को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1965 में किया गया था। बाल्को के 51% शेयर वेदांता लिमिटेड और 49% शेयर भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। वर्तमान में बाल्को की वार्षिक एल्यूमीनियम उत्पादन क्षमता 5.70 लाख टन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर में कल्याण सेन जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संगीतकार। कल्याण सेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनका निधन हाल ही में रायपुर में हुआ है। कल्याण सेन ने अनूप जलोटा, साधना सरगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू, शान, अनुराधा पौडवाल को गाना गवाया है। उन्होंने लता मंगेशकर जी को छत्तीसगढ़ी में भी गाना गवाया था। उन्होंने लता मंगेशकर से फिल्म भकला के लिए छत्तीसगढ़ी गीत छूट जही अंगना दुआरी गीत को गवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, मशहूर नाटक चरणदास चोर में चोर का किरदार निभाने वाले देश के प्रसिद्ध रंगकर्मियों में शामिल मशहूर नाटककार का हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीपक विराट तिवारी। मशहूर नाटककार चरणदास चोर में चोर का किरदार निभाने वाले दीपक विराट तिवारी का हाल ही में निधन हो गया। वे 1980 से थिएटर का हिस्सा बने और चरणदास चोर, लाल शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, कामदेव का अपना बसंत, ऋतु का सपना जैसे नाटक में काम करते हुए अपनी अलग से पहचान बनाई। इसके लिए उन्हें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के साथ नया थिएटर में लंबे समय तक नाटकों में भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 के संशोधन के अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में अब कितने क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 क्विंटल। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है। इसके अतिरिक्त मंडी समितियों में भार साधक अधिकारी के साथ साथ 7 से अनधिक व्यक्तियों की भार साधक समिति की नियुक्ति के भी अधिकार संचालक विपणन को मंडी अधिनियम में दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुती चंद को। छत्तीसगढ़ की महिला धाविका और जकार्ता एशिया खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की धावक दुती चंद 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कितने नए फूड पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 200। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में 200 नए फूड पार्क बनाए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य के 146 विकास खंडों में से 130 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। इसके अलावा 3 जिला सुकमा, बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर में फूड पार्क की स्थापना कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। छत्तीसगढ़ देश के दूसरे क्रम का सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चावल प्रदान करने में देश का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। केंद्र सरकार को शीर्ष चावल आपूर्तिकर्ता राज्य पंजाब है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निम्न में से किसकी गजेंद्र नामक नई प्रजाति विकसित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिमीकंद। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जिमीकंद की गजेंद्र नामक नई प्रजाति विकसित की गई है। यह 8 महीने में ही तैयार हो जाती है। जिमीकंद की सभी प्रजातियों में जिमीकंद औषधीय गुणों से भरपूर होता है।
लेकिन इसमें गजेंद्र प्रजाति ऐसी है कि इसमें खुजली का अभाव होता है और जल्दी ही तैयार भी हो जाती है। जिमीकंद की इस नई प्रजाति में पोटेशियम, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, कॉपर, आयरन, विटामिन B6 इत्यादि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। अब इसके साथ साथ हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में की गई थी। यह राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के 8 राजकीय विश्वविद्यालयों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिले 12 ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश को 12 पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 12 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 में भी छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार और 11 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। उससे पहले 2019 में भी प्रदेश की पंचायतों को 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में से कितने विकास खंड भूजल की दृष्टि से आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 विकास खंड। छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में से 22 विकास खंड भूजल की दृष्टि से आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। इसमें प्रदेश के 146 विकास खंडों में से 122 विकास खंड भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में तथा 2 विकास खंड संकटपूर्ण श्रेणी में शामिल हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मिलियन घन मीटर है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इस चालू वित्त वर्ष में कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 16.71 लाख। छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस चालू वित्त वर्ष में 2021 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16.71 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में तेंदुपत्ता संग्रहण का दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य से लगभग 13 लाख आदिवासी वनवासी संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य शासन द्वारा मई तथा जून 2 माह के भीतर संग्राहकों को 668 करोड़ रुपए की राशि के संग्रहण पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मलेरिया दिवस के अवसर पर इस साल इसे वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे की थीम पर मनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दावा है कि 5 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ में मलेरिया के मामलों में 75% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने 2015 को आधार मानते हुए 2020 तक प्रदेश से मलेरिया के मामलों में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा था। राज्य शासन की लगातार कोशिशों से 2015 की तुलना में 2020 में इसे 74.69% की कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों से मलेरिया वार्षिक परजीवी सूचकांक API में भी खासी गिरावट आई है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 14। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन संकट को देखते हुए
केंद्र सरकार की तरफ से बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जसपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट में लगने वाले पैसे का भुगतान पीएम केयर फंड से किया जाएगा। धन आवंटन के लिए सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। इस संयंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इन संयंत्रों के लगने से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह संयंत्र जिला मुख्यालयों पर चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही संयंत्र के लिए जरूरी उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी। नेशनल पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22वां स्थान। नेशनल पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा में 22वें स्थान पर है। प्रदेश में 6 वर्ष से कम उम्र की तकरीबन 67% बालिकाएं ही स्कूल जा रही हैं। इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश भर में 22वें स्थान पर है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 6 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को शिक्षा देने के मामले में हमारा देश राष्ट्रीय स्तर पर 68.8% है। इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 1% कम है। वहीं राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर केरल है, जहां 95.4% बच्चियां स्कूल जा रही हैं। वहीं सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है, जिसमें सिर्फ 54% ही बच्चियां स्कूल जा रही हैं। इसमें प्रथम स्थान पर केरल 95.4% के साथ, दूसरे स्थान पर मिजोरम 91.2% के साथ और तीसरे स्थान पर 85% के साथ गोवा है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ के कौन से ताप विद्युत गृह को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को 8वां सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह होने का गौरव प्राप्त हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व की विद्युत उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट की 2 यूनिट शामिल हैं।